नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी में पंचायती राज निदेशालय के यादव और मुस्लिम समुदाय से जुड़े एक आदेश ने राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है। इस आदेश में खास जाति और धर्म यानी यादव और मुस्लिम को इंगित करते हुए अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आदेश को रद्द कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आग बबूला हैं। उनका सवाल है कि गैर कानूनी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि अवैध तो अवैध है, लेकिन फिर किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों को उसमें क्यों टारगेट किया जाए। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। कुल मिलाकर ये मामला यूपी की राजनीति के कौन से पहलू को प्रभावित कर रहा है, किसे नफा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, जमीनों के कब्जे को लेकर आया ये अजीबोगरीब फरमान जो सरकार को वापस लेना पड़ा, पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि ये मामला है क्या और इससे सरकार पर पक्षपात की राजनीति का आरोप विपक्ष कैसे लगा पा रहा है। देखिए, ये एक पंचायती राज के विभाग के संयुक्त निदेशक का एक पत्र था और वो विवादास्पद था क्योंकि इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ था यादव और मुसलमान जातियों का नाम लेकर के, और इत्तफाक कहिए कि उस जिस अधिकारी के दस्तखत से ये कागज जारी हुआ, ये आदेश जारी हुआ, वो भी राजपूत बिरादरी से, एहसन सिंह साहब। तो अब बात वो वहां पर ये आ गई कि जो आरोप लग रहा था योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि वो जाति देख के कार्यवाही कर रही है, और खासतौर पे इसके पहले पुलिस के मुठभेड़ या पुलिस का जो दबाव था उसमें भी ये बहुत चर्चा में आया था मामला कि मुसलमान और यादव जो लिस्टेड अपराधी हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती की जा रही है बजाय इसके कि जो राजपूत बिरादरी से लोग हैं अपराधी। तो ये बात आई थी और इसी के बाद एक पॉलिटिकल माहौल बनाया था अखिलेश यादव ने पीडीए का। तो उन्होंने पिछला दलित अल्पसंख्यक का जो पूरा एक पॉलिटिकल कंपोजिशन बनाया, वो भी दरअसल उसके पीछे भी यही था कि वो समाजवादी पार्टी या दूसरे भी पार्टियां ये जरूर कहती रही हमेशा कि इस राज्य में एक जाति विशेष के अधिकारियों की तैनाती हो रही है, जाति विशेष के लोगों की सुनवाई हो रही है, और ओबीसी दलित तो छोड़ दीजिए, खास तौर पर यादवों और मुसलमानों का उत्पीड़न बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल चर्चा में था, ये नैरेटिव एक बन रहा था। कई बार ऐसे घटनाक्रम आए, जैसे कुछ दिन पहले कि अगर मैं बात करूं तो एक खबर बहुत वायरल हुई थी कि उत्तर प्रदेश के लगभग 40% जो जिलाधिकारी थे, 75 जिलों के 40% जिलाधिकारी वो सिर्फ राजपूत उसमें सबसे ज्यादा थे और उसके बाद ब्राह्मण थे। तो ये सारा कुछ ऐसा चल रहा था जो जातीय समीकरण और जातीय आरोप प्रत्यारोप को बढ़ा रहा था, हवा दे रहा था। कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई, और उसके बाद जब ये एहसन सिंह का लेटर जब जारी हो गया तो इसने एक और आधार दे दिया, विपक्ष के हाथ में एक बड़ा अस्त्र दे दिया कि ये देखिए अब तो आधिकारिक रूप से कहा जाने लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी कहिए या योगी आदित्यनाथ की सरकार कहिए, उनके लिए एक बहुत असहज स्थिति बन गई, और जाहिर सी बात है किसी सरकार के लिए बन जाएगी अगर मान लीजिए ठीक यही आरोप, इसी तरह के आरोप अखिलेश यादव की सरकार में लगते रहे थे कि वहां पर यादव और मुसलमानों को अतिरिक्त तवज्जो दी जाती है, और उसमें भी बड़ी चर्चाएं हुई कि साहब इतने डीएम इस जाति के हैं, इतने एसडीएम इस जाति के सेलेक्ट हो गए। इस तरह के राजनीतिक माहौल पहले भी था और इस बार भी है, लेकिन इस बार चूंकि एक सरकारी कागज आ गया है, लोगों का ये कहना है कि देखिए ये बात तो अनाधिकारिक रूप से हो ही रही थी, तो शायद ये संयुक्त निदेशक महोदय अतिशय उत्साह में इन्होंने
ये कर दिया क्योंकि ये खुद एक सवर्ण जाति के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसी पर आरोप है। तो कुल मिला के ये ऐसा मामला बन गया। हालांकि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री ने तत्काल ना सिर्फ इस ऑर्डर को कैंसिल कराया बल्कि उस अधिकारी का निलंबन भी हुआ। वो सब ठीक है, करेक्टिव मेजर्स आ गए, लेकिन उसके पहले ये चिट्ठी आ गई। अब चिट्ठी राजनीतिक रूप से ज्यादा बवाल कर गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब सरकार डिफेंसिव है और अपोजिशन, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव का जो ट्वीट था जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इसके अलावा जो दूसरे भी पिछड़े दलित नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उसने एक आधार दे दिया कि देखिए ये है सरकार की सोच। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, सरकार की मंशा हमारी कभी ऐसी नहीं रही जाति और धर्म देख के प्रताड़ित करने की। लेकिन अब इसके साथ जब आंकड़े आ जाएंगे तो फिर एक हाँ, नहीं, वही बात है कि सरकार ने आदेश अधिकारी का निलंबन हो गया, लेकिन एक के बाद एक अखिलेश यादव को जैसे फुल टॉस थमा दे रहे हैं कि मारिए भैया चौका, मारिए छक्का। इस मामले में भी जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया उसकी आखिरी लाइन यही थी कि पीडीए को जितना प्रताड़ित किया जाएगा, पीडीए उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। यानी उनका जो एजेंडा है उसको बार बार अंडरलाइन करने का मौका खुद इधर से मिल रहा है, सरकार की तरफ से या कहें बीजेपी की तरफ से। निश्चित तौर पर सरकार गलतियां कर रही है और सरकार गलतियां कर रही है इस वजह से गलतियां कर रही है कि एक तो देखिए, योगी आदित्यनाथ की मैं बार बार शो में हमेशा कहता रहा हूं कि उनकी जो शैली है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो कॉम्प्रोमाइज या छुपा के कुछ काम नहीं करते। उन्होंने कहा, उनके अपने भाषण भी जब आप देखेंगे तो उसमें भी ये रिफ्लेक्शन आता है, खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज को लेके। अभी कुछ दिन पहले जब मुहर्रम के ताजिए की बात वो कर रहे थे तब भी उन्होंने, तो अब जब मुख्यमंत्री अपने भाषणों में, अपने बयानों में इस तरह की बात कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह के आदेश आ रहे हैं, फिर ग्राउंड के ऊपर ये सच्चाई है कि जमीन के ऊपर देखिए, गांव समाज के लोगों को नीतियों का बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता है, लेकिन महसूस क्या होता है कि थाने और तहसील में क्या हो रहा है। और थाने और तहसीलों के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो जो नीचे एक दबा छुपा मन था लोगों का, जो फिर धीरे धीरे बोलने लगे। अब सवाल ये है कि दबने की बात क्या है कि अगर आप और करेंगे तो बुलडोजर आ जाएगा। बुलडोजर की राजनीति ने, बुलडोजर के सिंबल ने, उस प्रतीक ने भी बड़ा नुकसान किया है। वो वाहवाही तो ठीक है, लेकिन वो भी बड़ा सेलेक्टिव हो गया। बहुत सारे केसेस हमने देखे पिछले दिनों में कि बहुत सेलेक्टिव हो गया। कहीं पे बुलडोजर नहीं ही चला तो नहीं चला, कहीं जो है घंटे भर के भीतर चल गया। तो अब जब उसका देखिए, उत्तर प्रदेश ना, जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार का ऐसा सच है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति, ज्यादातर देखिए ये भी कहा जाता है कि नौकरशाही भी उसी खेमे से बटी है। अभी जब ये घटना हुई उसके बाद दलित समुदाय के से आने वाले कुछ अधिकारियों ने व्यक्तिगत बातचीत में ये बात कही कि देखिए, हम लोग का पूरा कैरियर खत्म हो रहा है, हमको मौका नहीं मिल रहा है जिले में जाने का। और तो अब बात होती है ना कि जैसे एक घटना होती है तो कई स्वर आते हैं, और ये स्वर यहां भी आने लगे हैं। अब ये चस्पा हो गया है। आप समझिए कि जो चीज आप सफाई लाख दीजिए, लेकिन अब ये चीज चिपक गई है। अखिलेश यादव को इसका मौका मिल जा रहा है। घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं भी हो रही हैं तो इसी लाइन पे हो रही हैं, फिर मौका मिल रहा है। तो जैसा आपने कहा ना कि फुल टॉस एक के बाद एक आप दे रहे हैं, तो भाई शॉट तो लगेंगे ही। लेकिन दिक्कत क्या है सरकार की कि सरकार उस गेंदबाजी की शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी का पार्टी संगठन इस वक्त खामोश है। पॉलिटिकल लाइन अंडरलाइंस को अगर आप देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। वो ठीक है, टेलीविजन चैनल पे जाने वाले 2-4-6 प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो संगठन है, संगठन की तरफ से
मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि इस सरकार के भीतर काफी दिन हो गए जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रेस विज्ञप्तियां उस तरह से आनी बंद हो गई हैं जिस तरह से आती थी। तो संगठन एक तरीके से कहिए कि वो अपने आप को डिटैच करके बैठा हुआ है सरकार से। अब सरकार से अगर संगठन डिटैच करके बैठा है या सरकार ने संगठन से खुद को डिटैच कर लिया है तो क्या होगा? फिर जमीनी स्तर पर इस तरह की बातों को काउंटर करने का मैकेनिज्म नहीं रहेगा। और जब काउंटर करने का मैकेनिज्म जमीनी स्तर पर नहीं रहता है तो फिर बातें हाथ से निकल जाती हैं। सवाल ये है कि अब अगर मान लीजिए कि किसी जिले का, बलिया जिले की बात ही हम कर लें, जहां ये लिखी हुई चिट्ठी जहां से, तो बलिया जिले में भी जो प्रतिनिधित्व है वो दयाशंकर सिंह का है, परिवहन मंत्री भी हैं। आए दिन बात चलती रहती है दबंगई की, उनके उसकी। तो अब वहां पर जाने के बाद ऐसी घटना, तो भाई सीधे सीधे अब संगठन आए या तो डिफेंड करने, लेकिन संगठन भी परेशान है। संगठन इससे परेशान है कि सरकार में उसकी चल नहीं रही है, उसकी बात मंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो वो क्यों डिफेंड करे? तो ये एक ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो गई है जहां संगठन और सरकार का डिटैचमेंट बड़ा नुकसानदेह है। और फिर अगर हम संगठन, सरकार, इन शब्दों में चेहरे भी ढूंढने लगे तो वो चेहरे भी सामने आते हैं और उनसे जुड़ी घटनाएं भी सामने आती हैं। खैर, लेकिन पीडीए की बात करें, पीडीए का जो हमने बात की कि हर चीज़ में पीडीए को अंडरलाइन करने का मौका अखिलेश यादव को मिल रहा है, तो हाल में एक स्कूल मर्जर वाला एक विवाद हुआ जिस पर हमने आपसे चर्चा भी की थी, लेकिन उसके बाद सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। एक तरीके से सरकार ने स्पष्टता जाहिर की अपनी कि भाई 50 बच्चों से ज़्यादा का स्कूल जो है वो मर्ज नहीं होगा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा का स्कूल मर्ज नहीं होगा, और इसके अलावा भी कई उन्होंने स्पष्टता और भी चीज़ें स्पष्ट की। लेकिन अब आज रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि 2-3 हज़ार स्कूल कई ज़िलों के ऐसे हैं जिन्हें अब मर्जर करने का जो फैसला था वो वापस लेना पड़ेगा। यानी अब साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार को बैकफुट पर तो आना पड़ा स्कूल मर्जर के मामले में भी। तो इसे भी आप पीडीए पाठशाला अभियान की जीत मानेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर दबाव है। ये मर्जर वाला जो पूरा खेल था, और अब आप देखिए कि जो 1000-2000 स्कूल जो मर्ज हुए थे, अब इसको वापस आप करेंगे तो आप जाहिर सी बात है रोल बैक कर रहे हैं। रोल बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको समझ में आया कि पॉलिटिकली जो है आपको नुकसान हो गया। पॉलिटिकल नुकसान क्यों हुआ? सवाल मैंने जिक्र किया था कि जब ये मर्जर का फैसला आया था, मैनपुरी में डिंपल यादव ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जातियां पूछ ली थी। तो जाहिर था कि उसी दिन ये तय हो गया था कि ये इसको इस एंगल पे ले जाएगी समाजवादी पार्टी, और वो ले गई और वो सामने दिखने लगा। जब दिखने लगा तो, और दूसरी तरफ शिक्षकों के भीतर भी एक बड़ा रोष आ गया। इसमें बड़े कॉम्प्लिकेशन है। इसमें कॉम्प्लिकेशन सिर्फ ये नहीं था कि बच्चों का नुकसान था। जैसे कोई टीचर है, एक स्कूल में प्रिंसिपल है, वो अब उसका स्कूल मर्ज हो गया, उसकी पोस्टिंग दूसरे स्कूल में कर दी, और वहां पर उसका सीनियर बैठा हुआ है, तो इनकी प्रिंसिपल ही गई। तो अब उसको लेके एक अलग तरीके का रिएक्शन था। और शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, खासतौर से प्राथमिक शिक्षा, जो गांव की राजनीति को बड़ा असर करता है, क्योंकि वो लोग वही हैं, वो चर्चाएं वही हैं। उसमें बहुत सारे प्रधानों को दिक्कत हुई, क्योंकि जब उनके इलाके से स्कूल निकल गया तो जो कोटा और राशन और ये सारी चीजें जो थी, मिड डे मील वगैरह, वो दिक्कत हुई। तमाम रसोइये बेरोजगार हो गए जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो इतना बड़ा इसका पॉलिटिकल नुकसान दिखाई देने लगा कि ये जो बात कही जा रही है ना कि स्पष्ट किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया, ये एक तरीके से समझिए रोल बैक कर लिया गया। नाक बचाते हुए रोल बैक कर लिया गया। तो ये दबाव तो है, और इस दबाव में आ गई है सरकार, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब रहा सवाल पीडीए पाठशाला का, तो उसकी भी अपनी कंट्रोवर्सीज है। ये ए से अखिलेश, डी से डिंपल, बिल्कुल ये सब पढ़ाने लगी है, तो वो ठीक है, वो अति उत्साह कह लीजिए कार्यकर्ताओं का या जो भी, लेकिन असर क्या है?
असर ये है कि एक बड़ा मैसेज चला गया। अच्छा, दुर्भाग्य क्या हुआ नीरज जी, जैसे होता है ना कि जब आप देखते हैं कि कदम गलत कैसे पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी अप्रैल में जब आबकारी विभाग के ठेकों की नीलामी हुई तो नंबर ऑफ शॉप्स बढ़ा दी गई। लगभग 300-400 मीटर पे अब आपको शराब की दुकान शहरों में मिल जाती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये पाठशालाएं बंद हुई तो एक नारा आ गया कि मधुशाला बढ़ेगी, पाठशाला बंद होगी। अब आप इस नारे का इंपैक्ट समझिए। और अब उसको लेके फिर अपोजिशन जो है खड़ा हो गया। तो एक के बाद एक आपकी नीतियां जो हैं, जो खासतौर से जन सामान्य वाली नीतियां हैं, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट और ये सब आंकड़े वांकड़े चलते रहते हैं, वो उससे कॉमन मैन को कितना फर्क पड़ता है पता नहीं, लेकिन उसको जो फर्क पड़ता है वो उसके अपने इलाके से पड़ता है, उसकी रोज की जिंदगी से पड़ता है। सही बात है। तो वहां पर जब गड़बड़ी होने लग रही है, और एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे तो वो बहुत शुरू में लगा कि एक बड़े सख्त प्रशासक हैं और ब्यूरोक्रेसी को बहुत वो कंट्रोल करके चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई यूपी की। अब वो मुख्यमंत्री पूरी तरह से डिपेंडेंट है ब्यूरोक्रेसी में, और उसमें भी एक कोटरी के ऊपर एक छोटी लॉबी है जो अपने हिसाब से चीजों को कर रही है। और ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा, मैं आपको एक अपना वाकया बताऊं। कल्याण सिंह जी का एक इंटरव्यू मैं कर रहा था। कल्याण सिंह से मैंने पूछा, तब अखिलेश यादव बने थे मुख्यमंत्री, तो मैंने कहा कि ये कैसा काम करेंगे मुख्यमंत्री, कैसे, आप तो बड़े मजबूत मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा था कि देखो, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर जब सवार बैठता है तो लगाम कैसे पकड़ता है, इसी से ब्यूरोक्रेसी को समझ में आ जाता है घोड़े को कि ये कैसा प्रशासक है। अखिलेश ने इसको ठीक अभी पकड़ रखा है, ढीली न छोड़े। हमने जब देखा योगी आदित्यनाथ के केस में अगर हम बात करें तो उन्होंने पकड़ा, इतना तेज पकड़ा कि रात रात भर मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन चलते रहे, लेकिन फिर लगाम जो ढीली हुई, घोड़े ने अपनी लगाम को ढीली कर ली, और इस वक्त घोड़ा बेलगाम है। ये बात मार्के की बात है जो हमें नज़र भी आती। मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले एक मैं इस पूरे विवाद पर एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर पीडीए की बात करके, सर ये मेरा दूसरा पहलू है इस पूरे नज़रिए को देखने का, कि अगर पीडीए की बात करके अखिलेश यादव ये स्पष्ट करते हैं कि उन्हें जनरल कैटेगरी के यानी तथाकथित स्वर्ण वोट जिसे हम कहते हैं उसकी परवाह नहीं है, तो क्यों नहीं ये इस चिट्ठी के जरिए ये मैसेज हो सकता है, भले ही इसे रद्द कर दिया गया या जो भी कर दिया गया, एक मैसेज तो गया, तो वो मैसेज ये क्यों नहीं हो सकता है कि बीजेपी ये कह रही है कि उसे भी यादव और मुस्लिम वोट की परवाह नहीं है, जो वैसे भी आंकड़ों के मुताबिक उसे वोट नहीं देता। बिल्कुल सही आपने पूछा, और ये हमने देखा भी। 2014 का चुनाव देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए। बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसकी वजह से उसका वोट शेयर इतना ज्यादा बढ़ा था, 40% प्लस पे पहुंच गया, वो कैसे बढ़ा था? वो ऐसे बढ़ा था कि गैर यादव ओबीसी और एंटी मुस्लिम वोट्स इसने इकट्ठा कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी में लामबंद कर दिया था दूसरी ओबीसी जातियों को, क्योंकि दूसरी ओबीसी जातियों को यह महसूस हो रहा था कि सारी मलाई तो यादव ले जा रहा है। बिल्कुल। तो इस चक्कर में ये रिएक्शन हुआ। लेकिन बीजेपी की दिक्कत क्या हुई सरकार बनने के बाद कि ओबीसी की दूसरी जातियों को वो सहेज नहीं पाए। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हुई जब केशव मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बने, और केशव मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बने वो ठीक है, वो डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन केशव मौर्य, ये खबरें ये आने लगी कि केशव मौर्य के हाथ पैर बांध दिए गए, केशव मौर्य की चल नहीं रही है। तो बिरादरी के आधार पर जब वोटिंग होती है ना, तो वो अपने लीडर के लिए वोट करता है। उसके बाद इसी तरीके से कुर्मियों का रिप्रेजेंटेशन अखिलेश यादव ने जैसे बढ़ाया, आप देखिए नतीजे कैसे बदले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रमुख पद पर स्वतंत्र देव सिंह एक अच्छे कुर्मी नेता हैं, कुर्मी पहचान वाले नेता हैं, लेकिन वो निष्प्रभावी हो गए ले दे के। अच्छा, आशीष पटेल आए अपना दल से,
तो वो भी उतने प्रभावी, वो तो लगातार सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं। तो जो कुर्मी बिरादरी थी उसको भी लगा, और दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन मिल गया, सम्मान मिल गया, तो वो शिफ्ट कर गई। इसी तरीके से दलितों के बीच में पासी बिरादरी बीजेपी को वोट कर रही थी, लेकिन इतने सारे पासियों को टिकट देना, उनको सम्मान देना और ये करना, तो जातीय राजनीति जो होती है ना, बड़ी अस्मिता और प्रतिष्ठा को लेके चलती है। नतीजा क्या हुआ? हमने देखा कि आंकड़े बदल गए, लोकसभा तक आते आते बहुत बदल गए, विधानसभा में भी काफी सीटें हारी बीजेपी, लोकसभा 2024 का चुनाव देख लीजिए, पूरा जो रिवर्सल हुआ वो इसी पे हुआ। तो आपका जो प्रश्न है कि बीजेपी खुल के ये क्यों नहीं खेल रही, बीजेपी खेल चुकी है, 17 में खेल चुकी है, 14 में खेल चुकी है, लेकिन जो जातियां साथ में आई उनको रिप्रेजेंटेशन, उनको रिस्पेक्ट देने में ये सरकार कहीं चूक गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जो बकेट था वो टूट गया। तो अब उसमें बिखराव हो रहा है। भाई वोटर तो उतने ही है ना, सही, वही इधर जा रहे हैं, वही इधर आ रहे हैं। तो जहां कंसोलिडेट किया तो आप 40% पे पहुंच गए, जब रिवर्स किया तो आप की सीटें देखिए कितनी कम हो गई लोकसभा में। तो अब अगर सरकार करती भी है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि वो कर रही है, और दुर्भाग्य है कि सरकार दिखा नहीं रही। आप देखिए सरकार में असहमति के स्वर किसके किसके हैं? आशीष पटेल, केशव मौर्य, दो बड़े नाम। बिल्कुल। प्रकाश राजभर कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा। तो वो क्यों रहते हैं? इसी लाइन पे। तो ये कौन लोग हैं? या मान लीजिए यदा कदा ब्राह्मणों की तरफ से भी आवाज आने लगती है, अलग अलग समय पे अलग अलग संगठन बोलने लगते हैं। क्यों? तो अब सवाल है कि सहेज आप किसको रहे हैं? 10 साल, मतलब सरकार तो 10 साल के लिए हो गई ना, भले अभी 8 साल बीते, 10 साल, 2 टर्म कंटिन्यूअस, और क्षरण हो रहा है, मतलब आप सहेज नहीं पा रहे हैं। अगर सहेज लिया होता तो ये क्यों टूटते? तो बात यही है। ये अभी ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, आपने एक मिसाल दी पुरानी, बिजली मंत्री ए.के. शर्मा का वो सुपारी वाला शब्द अगर हम उधार ले लें तो क्या अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने सरकार की सुपारी ही ले ली है क्या? मंत्री प्रतिभा शुक्ला जो हैं वो धरने पर बैठ रही हैं एक अधिकारी के खिलाफ, नंद किशोर गुर्जर से लेकर नंद गोपाल नंदी तक लंबी लिस्ट है अधिकारियों से परेशान बीजेपी और विधायकोों की। विधायकों की ही नहीं नीरज जी, मंत्रियों की कहिए पहले। मंत्री और विधायकों की, है ना? मंत्रियों की इसलिए कि एक सिस्टम, आप याद करिए कि अभी उत्तर प्रदेश में तबादला सीजन खत्म हुआ जून में, 6-7 विभाग ऐसे थे जिसमें ट्रांसफर ही नहीं हो पाए। ये ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाए? ये ट्रांसफर इसलिए नहीं हो पाए कि प्रमुख विभागीय सचिव, प्रमुख सचिव या एसीएस जो भी उस विभाग में हो, उसकी मंत्री से ने उसकी नहीं सुननी चाहिए, और मंत्री की उसने नहीं होने दी। तो ये कहा जाता है कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी ने हर मंत्री के साथ सचिव अपनी पसंद का लगा दिया, वो शैली योगी जी ने भी अपनाई। हर मंत्री के साथ एक ऐसा अधिकारी लगा दिया जिसको सीधे वो रिपोर्ट उनको करे, तो उसने मंत्रियों को समझना बंद कर दिया। भाई देखिए, मैं नहीं जानता सच है कि झूठ है, लेकिन खबर तो इतनी है कि एक बार तबादला सीजन के आखिरी दिनों में एक बड़े विभाग के एक बड़े मंत्री और उनके प्रमुख सचिव के बीच में बात गाली गलौज तक आ गई, एक दूसरे को देख लेने तक की आ गई थी। तो अब अगर राजनीतिक सत्ता के ऊपर जो विकेंद्रित सत्ता है उसके ऊपर केंद्रित सत्ता आ जाए और ब्यूरोक्रेसी वहां से प्रोटेक्ट हो, भाई जब अगर अधिकारी मंत्री से कहे कि आपने मुझे नहीं पोस्ट किया है कि मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं जवाब दे दूंगा, तो फिर उस मंत्री के होने ना होने का क्या फर्क है? यही ओम प्रकाश राजभर थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, एनडीए छोड़ा था। तो क्यों छोड़ा था? एक जिलाधिकारी का ट्रांसफर नहीं करा पा रहे थे। ए.के. शर्मा का बयान क्या था? ए.के. शर्मा का बयान था कि अधिकारियों ने सुपारी ले रखी, और दूसरा उन्होंने कहा कि निजीकरण का जो फैसला है मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है उसने किया है। तो मुख्य सचिव कौन है भाई? विभागीय मंत्री नीतियां नहीं तय करेगा तो क्या उसकी कंसेंट के बिना ये हो जाएगा?
हालांकि ए.के. शर्मा ये बात गलत बोल रहे थे, निजीकरण के को तेजी देने के लिए ही उनको इस विभाग में दिल्ली ने भेजा है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पर इशारा किसका है, किसकी तरफ है? तो ये कुल मिला के एक ऐसी स्थिति है जहां पॉलिटिकल पावर, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भारी पड़ रहा है ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट जब भारी पड़ रहा है तो ना विधायक की सुनी जा रही है। भाई अब तो स्थिति ये है कि अधिकारियों का पैर छू रहे हैं विधायक अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए। मैंने देखा अपनी आंखों से विधायकों को अधिकारियों को पैर छूते हुए। तो ये तो बड़ी वाकई बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि एक तरफ विपक्ष का लगातार हम दबाव देखते हैं, या कहें कि विपक्ष को अपना दबाव बनाने के मौके मिलते हुए हम देखते हैं। एक तरफ सरकार के सहयोगी दल, सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी दल हमें यदाकदा आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं। उसी सरकार की ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करती हुई नजर आती है, और उसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर अपने ही नेताओं के बीच में हम खिंचती तलवारें, या कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि रस्सा कसी होते हुए भी लगातार या यदा कदा देखते रहते हैं। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव का जो सफर है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और अगर सफर दिलचस्प होगा तो चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी दिलचस्प होंगे ही। लेकिन वो नतीजे क्या होंगे, इस की तलाश में हम लगातार हर दिन इसी तरह आपके साथ आते रहेंगे। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जैसे राजनीति के जानकारों से इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।